प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और शुभाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं वो है मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर, जिसके अंदर शासन व्यवस्था, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन आता है। वास्तव में ये पेपर अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस हमारे सामने है, आपके पास भी होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि सर ये शासन व्यवस्था की बात की गई है। और क्या बात की गई, तो आप बताओगे कि सर इसमें संविधान और उसकी जो शासन प्रणाली है उस पर बात की गई है। अब देखो, सामाजिक न्याय की बात की गई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी बात की गई है। तो बच्चों, यहां पर मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो सेकंड पेपर है यह कोई एक विषय नहीं है। स्पेशली अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये है क्या, तो निश्चय आप कह दोगे कि सर ये क्या है। अनेक सब्जेक्ट या अनेक प्रकार के ज्ञान को अगर आप एक जगह देखते हैं तो वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आपको अच्छी ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, पॉलिटी भी आनी चाहिए और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आनी चाहिए। मुझे आपसे कुछ ये कहना है कि स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो मुझे आपसे कहना होगा कि देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना बच्चों, मैं सबसे ज़्यादा आपको इस पर चाहूँगा कि आप ध्यान से मेरी बात को सुने। एक दबाव मैं देना चाह रहा हूँ। क्यों इसी पर मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए शासन व्यवस्था पर कोई मतलब नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। संविधान और शासन प्रणाली पर भी आपको किताबों से और तमाम जो नोट्स होते हैं उससे जानकारी मिल जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के आप कह सकते हो ये जो पोर्शन आपका है ये काफ़ी उलझनों से भरा नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंटरनेशनल रिलेशन आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आप देख रहे हैं ना, इस पर मैं पहले फोकस करना चाह रहा हूं। और यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर है यह काफ़ी उलझनों भरा पेपर है ये। और यह आपको ही नहीं, शायद ये सबको परेशान करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो दिखता है
वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। और इसके लिए मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर आप मुझसे पूछ दें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हम कौन सी किताब पढ़ लें, तो बच्चों निश्चय मानिएगा हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा कि हम कोई आपको एक किताब बता दें कि आप उसे पढ़ लें। अब बात आती है कि जो कोचिंगों के नोट्स हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, तो उसके संदर्भ में भी मुझे आपसे कहना है, कुछ बातें करनी है। ठीक है, वो बातें ये करनी है कि देखिए कोई भी जो नोट्स आते हैं, ये जो कोचिंगों के नोट्स हैं इसमें एग्जैक्टली मैटर तो होता है, परंतु किसी विषय पर मैटर इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि हमारे जो प्रतियोगी हैं वो बेचारे बन जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम इसमें से क्या छांटें और क्या पाएं। ऐसी स्थिति में 10 पेज का उन्होंने मैटर लिखा है, लेकिन आपको वहां मिलना क्या है, तो आप कहोगे कि सर कुछ पैराग्राफ से ही आपकी बातें हो जानी है। तो मुझे आपसे कहना था कि ऐसी स्थिति में जो हमारे छात्र होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, बच्चे होते हैं, ये बच्चे इतनी उलझनों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास ही टूटने लगता है। और जब व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटने लगे तो निश्चय मानिए कि सफलता उनसे काफ़ी हद तक दूर जा रही होती है, क्योंकि सफलता का मतलब है आत्मविश्वास का मजबूत होना। तो अब ऐसे उलझन भरे टॉपिक को हम कैसे समाधान कर सकते हैं? देखिए, मुझे एक चीज़ ये भी कहना होगा कि सिविल सेवा में बैठने वाले जो प्रतियोगी होते हैं उनके बैकग्राउंड में इंटरनेशनल रिलेशन प्राय नहीं होता। न तो उनके पाठ्यक्रम में उन्होंने पढ़ाई करी, कुछ लोग हो सकते हैं थोड़ा बहुत पढ़े हों, लेकिन ज़्यादातर लोग इस टॉपिक से अधूरे और अछूते होते हैं। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? तो आप याद रखिएगा, इसके लिए आपको चाहिए कि आप कुछ महत्वपूर्ण जो अखबार आते हैं उस अखबार में प्रायः कुछ अच्छे अच्छे लेख भी होते हैं, संपादकीय लेख भी होते हैं, लेकिन इन संपादकीय लेखों में भी एक बड़ी कमी होती है कि वो लिख रहे हैं, उनका काम है लिखना, तो उनके कार्य से आपका हित कैसे पूरा होगा? तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ और भी कार्य करना होगा। जैसे जो न्यूज़ आते हैं, स्पेशली जो नेशनल न्यूज़ आते हैं, उन नेशनल न्यूज़ में बड़ी प्रोमिनेंट फिगर को बुलाया जाता है
उनको एक मंच दिया जाता है और उनसे किसी विषय विशेष पर परिचर्चा की जाती है। तो उन परिचर्चाओं को भी आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से सुनें। लेकिन ये भी आप याद रखें कि आज सोशल मीडिया के इस युग में आप के सामने विकल्प तो बहुत है, लेकिन उस विकल्प में बच्चों भटकने भी बहुत है। इसलिए मुझे कहना है कि आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म का प्रयोग ना करें, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की अपनी मानसिक स्तर होता है, उनकी अपनी सोच होती है और उस सोच में निष्पक्षता है या नहीं यह आप तय नहीं कर पाते हो। सेकंड पेपर की कुछ शब्दावलियां होती हैं और उसके लेखन का कोई तौर तरीका होता है। किन शब्दों का कैसे और कहाँ प्रयोग किया जाए उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का जो विषय है यह आप कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक सिलेबस है और इसमें जो लेखन होना चाहिए उस लेखन से भी आपको झलकाना पड़ेगा कि आपको यदि ये चार्ज दिया जाए, क्या कार्य करने का अवसर मिला, तो आप थोड़े बहुत रिफॉर्म के बाद बेहतर कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सेकंड पेपर को पढ़ने के समय एक बात तो जरूर याद रखना चाहिए। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन एक बात आपको याद रखना चाहिए कि हमें वर्ल्ड मैप के बारे में एक पकड़ होनी चाहिए। सेंट्रल एशिया क्या है, वेस्ट एशिया क्या है, अफ्रीका की क्या इकोनॉमिकल प्रोसेस है, उनकी स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ क्या हैं। और ठीक इसी प्रकार से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में कहा, ठीक ऐसी ही बातें आपको अन्य महाद्वीपों के बारे में भी जानना होगा। तो ऐसी स्थिति में यह सब कब होगा? जब आपके माइंड में वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप हो, तभी आप कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको ज्योग्राफी की भूमिका बताई कि इसमें क्या ज्योग्राफी की भूमिका है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़े बिना यदि कोई लड़का और लड़की इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ता है तो निश्चय ही वह अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जानना होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस तो खुद में बहुत वाइड सिलेबस है। अब हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो ये भौगोलिक खोज से शुरू हो जाता है और देख रहे हैं आप, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर तो हम पागल हो जाएंगे भाई। ठीक है, इतना चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे? बच्चों, अब यही चीज़ आपको समझना है। देखो, मैं आपसे कोई चर्चा करूं, इसके पहले मुझे आपसे कहना है
कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे जो आपके इस सेकंड पेपर के इंटरनेशनल पार्ट में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बच्चों याद रखना कि वर्ल्ड वॉर टू अर्थात आप कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध अर्थात 1939 में यह शुरू होता है। तो 1939 से लेकर उसके बाद की जो घटनाएं हो रही हैं उसको आपको जानना होगा, और अगर आप नहीं जान पाओगे तो निश्चय मानो कि आप अच्छा नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं जानोगे 1939 के बाद का, तो आप कैसे जान लोगे कि किन परिस्थितियों में आदि से लेकर के 1945 तक विश्व पर एक छत्र शासन करने वाला ब्रिटेन 1945 में विश्व की सत्ता से बाहर हो रहा था, और उसके स्थान पर हमारे इस भूमंडल पर दो बड़ी शक्तियां सोवियत संघ यूएसएसआर और यूएसए का उदय हो रहा था। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप ये कैसे जानोगे कि वह क्या बात थी कि दूसरे विश्व युद्ध में या वर्ल्ड वॉर टू में जो यूएसए और यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन एक दूसरे के सहयोगी रहे हों, आखिर वे क्या परिस्थितियां रहीं कि वर्ल्ड वॉर टू जब समाप्त होता है 1945 में, तो उसी के बाद से इन दोनों के बीच नफरत उत्पन्न हुई। और ये जो नफरत थी वह नफरत शीत युद्ध में बदलता है, और यह शीत युद्ध कैसे इस पूरी दुनिया को बारूद की ढेर पर बैठाता चला गया, और यह पूरी दुनिया कैसे और किन परिस्थितियों में दो पोल में बट गई, पूंजीवाद और साम्यवाद का जहर कैसे फैला। और अगर आप इतनी बातें नहीं जान सकते, नहीं जानते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी नहीं जान पाओगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुट निरपेक्षता की जरूरत क्यों पड़ गई है। आप ये भी नहीं जान पाओगे, या आप बहुत कहीं से कोई किताब पाया, कोई कॉपी पाया, कोई नोट्स पाया, आप रट्टा मार करके तो लिख दोगे, लेकिन रट्टा मार करके, ठीक है, तोते की तरह से रहने वाले, बंद पिंजड़े में रहने वाले लोग देश की इस प्रतिष्ठित सेवा में कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसको शायद ना कर पाए। मेरी समझ से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैं कहना चाहूंगा कि आईएएस की परीक्षा या सिविल सर्विसेज की परीक्षा कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है क्योंकि पहली बार आप उस क्वेश्चन को देखते हैं, किसी किताब में वो क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वह क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आता है, आपके कॉपी पेपर में आता है, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद
आप एक काम करते हो कि क्वेश्चन के अनुरूप योजना बनाते हो और योजना बनाने के बाद आप उस योजना को अपनी कॉपी पर उतारते हो और जो आप अपनी कॉपी पे उतारते हैं आपका एक्सपर्ट और एग्जामिनर आपके संपूर्ण भाग्य को, आपके वर्चू को, आपके अंदर जो एथिकल अप्रोच है, एप्टीट्यूड है, इन सबको वो समझ लेता है और आपकी मार्किंग करता है। तो इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं जानोगे तो ये सब नहीं हो पाएगा, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं जानते तो आप कैसे जान लोगे कि वियतनाम का युद्ध, शीत युद्ध के बाद एक और युद्ध आता है, शीत युद्ध की उत्पत्ति होती है वियतनाम युद्ध में, और वियतनाम का युद्ध जो बहुत दिनों तक चलता रहा, मतलब मैं सोचता हूं कि 1945 में ही यह शुरू हो जाता है और 1975 तक ये वियतनाम का युद्ध चलता है। क्लियर? फिर आप वियतनाम युद्ध को नहीं जान पाओगे और उससे उठने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको नहीं कर पाओगे। इसके साथ आप ये कैसे जानोगे कि सर कैसे यूएसएसआर का विघटन होता है? समय के चक्र में हमारा जो सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा, समय ने कैसे उसे पीस करके रख दिया और यूएसएसआर कैसे विघटित हो गया। और जब यूएसएसआर विघटित होगा तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया जो अब तक दो पोलर में बटी हुई थी, दो पोल में बटी हुई थी, अब वह एक ध्रुवीय या यूनिपोलर में बदल कर रह जाएगी। और यूनिपोलर जब होगी तब आप समझोगे कि आखिर अमेरिका जो विश्व का खेवनहार बन जाता है, विश्व की समस्त शक्तियों का केंद्र बन जाता है, उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे खाड़ी देशों के साथ युद्ध में किया है। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप नहीं जानोगे तो आप इस्लामिक क्रांति को नहीं जान पाओगे। इस्लामिक क्रांति 1979 में हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप 1979 के इस्लामिक क्रांति को नहीं जानोगे तो बच्चों आप ईरान इराक युद्ध को भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से लिंक है। ईरान इराक युद्ध जो बहुत लंबे समय तक चलता है, अगर मैं कहूँ तो 80 से लेकर 1980 से लेकर के 87-88 तक चलता है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट खाड़ी युद्ध है, आपको उसे पढ़ना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में और उसको जानना होगा। इसके साथ जब आप 1990 में जो फर्स्ट गल्फ वॉर या खाड़ी युद्ध होता है, जब आप इसे पढ़ लें तो आपको सेकंड गल्फ वॉर या दूसरा जो खाड़ी युद्ध है उससे भी जानना होगा कि 2003 से लेकर और 2011 के बीच ये जो दूसरा खाड़ी युद्ध आया, इस दूसरे खाड़ी युद्ध ने किन परिस्थितियों को जन्म दिया, इसने दुनिया को कैसे प्रभावित किया। और आप याद रखिएगा, आप कुछ भी पढ़ लें, कोई भी संगठन पढ़ लें, ठीक है, कोई भी नीति पढ़ लें, लेकिन आपकी नज़रों में एक चीज़ आना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि उस नीति का या वैश्विक नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप इसे जान लें तो आपको अरब क्रांति भी तो पढ़नी होगी जो 2010 से 2014 के बीच चल रही है, आप उससे भी जानेंगे। अब इसके साथ आपको जानना होगा जो हमारी वैश्विक संगठन हैं उनको भी जानना होगा।
क्षेत्रीय संगठन भी जानना होगा, द्विपक्षीय संगठन भी जानना होगा। क्लियर? और इसके बिना आप इंटरनेशनल रिलेशन का अगर आप अध्ययन करते हैं तो निश्चय मानिएगा आप अंधेरे में तीर चलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जब अपना अध्ययन करना शुरू करें तो आप के सामने बेसिक मैटर तैयार होगा। आप यहां पर एक उलझन में आ गए कि यार जो मैंने टॉपिक बताया है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये तो बहुत वाइड है। नहीं बच्चों, आपको वाइड नहीं पढ़ना है, आपको कुछ भी वाइड नहीं पढ़ना है। आपको वाइड क्या पढ़ना है? तो आप कहोगे कि सर वाइड तो हमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वाइड तो हमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ना है, वाइड अध्ययन तो हमको यूएसएसआर का करना है। इसलिए और जो शेष पोर्शन है जैसे वियतनाम वॉर है, खाड़ी युद्ध है, अरब की क्रांति है, इस्लामिक क्रांति है, इनके बारे में आपको बस ऊपर ऊपर एक सतही नॉलेज जो कि किसी पढ़े लिखे जेंटल व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, बस आप उतना ही जानेंगे। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेपर ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप ये जान लो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है। तो आप याद रखिएगा, दो या दो से अधिक देशों, बहुत सामान्य सी बात है। देखिए, कह रहा है इंटर, फिर कह रहा है नेशनल, फिर कह रहा है रिलेशन, संबंध। मतलब तो आप कहोगे कि दो या दो से अधिक जो देश होते हैं, क्लियर, उनसे क्या संबंध है आपका? वह इंटरनेशनल रिलेशन है। इसके साथ साथ दो या दो से अधिक देशों की जो संगठन हैं, इन संगठनों के बीच संबंध भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत ही आते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो एक खास बात आती है बच्चों कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है या संबंध है, यह संबंध चार प्रकार से होते हैं बच्चों। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध चार प्रकार के होते हैं। पहला जो संबंध आएगा, वो पहला संबंध आएगा कि दो देश हों और वे अपने हितों में सहभागी बने। मतलब हितों में सहभागिता, ये आपका एक प्रकार हो गया। और इसका जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, वह एग्जाम्पल आएगा भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं, वह दो परस्पर हितों में सहभागिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रकार होता है, देखिए, जब दो राष्ट्र में सहयोग तो है, नो डाउट, दो राज्य हैं उनमें सहयोग तो है, जैसे भारत और नेपाल, इनमें सहयोग तो है, ठीक है, भारत और चीन, इनमें सहयोग तो है। लेकिन बच्चों, सहयोग के साथ दोनों के हित भी टकराते हैं।
ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार हो जाएगा। मतलब सहयोग के साथ टकराहट भी होती है। क्या भारत और नेपाल के बीच, क्या भारत और चीन के बीच सहयोग नहीं है? बहुत अच्छे सहयोग है, लेकिन इन सहयोग के बाद कुछ प्रश्नों को लेकर के हमारे बीच टकराहट है। तो बच्चों, हमें तो ये भी पढ़ना पड़ेगा ना कि कहां पर सहयोग है और किन विषयों पर टकराहट है। तो ये दूसरा प्रकार आपने देखा। अब तीसरा जो बातें हैं उसमें देखिए, आपने पहली दोनों में देखा कि हितों में सहयोग सहभागिता थी, दूसरे में आपने देखा कि सहयोग तो है लेकिन इसके बावजूद भी टकराहट है। लेकिन जो तीसरी बात है उसमें आप टकराहट को पहले ला दीजिए और ये कह दीजिएगा टकराहट यहां पहले है। ठीक है, टसल या टेंशन यहां पहले है और इसके बावजूद इन टकराहट के बाद उसमें सहयोग भी है। जैसे चीन और यूएसए के बीच में टकराहट पहले आती है और टकराहट के बाद ये दोनों राष्ट्र आर्थिक मंच पर एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। क्लियर? लेकिन बच्चों, जो चौथा पोर्शन आता है वो चौथा पोर्शन है कि संबंधों में अलगाव। मतलब संबंध तो थे, क्लियर, संबंध तो थे, संबंधों में अलगाव आ गया। संबंध थे पहले, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन आज इन संबंधों का दौरे जमाना जा चुका है। आज उनमें केवल और केवल टकराहट बनकर रह गई है। बोलचाल बंद हो गई, व्यापारिक प्रतिबंध भी लग चुके हैं, कुछ भी नहीं होता। जैसे अगर आप नॉर्थ कोरिया को देखें और जापान को देखें तो नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में क्या है? ठीक है, हो सकता है संबंध रहे हों, लेकिन आज तो टकराहट है। इसके साथ आप एक देश जो गल्फ कंट्री का है, ईरान, और अगर आप ईरान और यूएसए को देखें तो आज वहां सब कुछ बंद है। ठीक है, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि अब संबंधों में अलगाव आ चुका है। संबंध अब पुराने जैसे नहीं रहे। ईरान और अमेरिका के बीच ट्रेड पॉलिसी हो या किसी प्रकार की कोई पॉलिसी हो, आज वो सब कुछ प्रतिबंधित है। इसलिए मुझे आपको ये सारी हमने चर्चाएं की थी और इन चर्चाओं के बाद मुझे आपसे और भी कहना है, वो ये है कि देखिए, जब हम अपनी तैयारी कर रहे हों तो हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए कि आप सिलेबस के अनुसार कार्य करें। तो बच्चों, अभी हमने आपके बीच बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये पेपर आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपसे बताया, एक निष्कर्ष के रूप में बताया कि आपको इतिहास, भूगोल और करंट, मतलब समसामयिक घटनाएं, इनसे जुड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी इवन याद रखिएगा, हमारे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से छात्र और छात्राएं होते हैं, जब वो मुझसे बार बार पूछते रहते हैं तो कई बार मैंने देखा कि बच्चे कह जाते हैं कि सर इसकी क्या भूमिका है। प्री एग्जामिनेशन में इसकी कोई भूमिका नहीं है, आप धोखे में आ जाओगे।
क्लियर? जैसे आप करंट्स का मानते हो, समसामयिक मानते हो, वो बहुत कुछ हद तक इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा होता है। इसलिए आप अपना जब भी तैयारी करें तो आपकी तैयारी एनालिटिकल होनी चाहिए। मतलब आप समसामयिक घटनाओं को बखूबी आप किससे जोड़ लेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ करके पढ़ें। ठीक है? और अब हम थोड़ी सी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बाद आपके सामने थोड़ी सी चर्चा आपसे और करेंगे कि आप याद रखिएगा, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो उस प्री की तैयारी में आप इंडियन पॉलिटी को सावधानी के साथ पढ़ें। क्लियर? देखिए, इसमें पहला जो टॉपिक दे रहा है वो आप देखो क्या लिख रहा है। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, फिर कह रहा है विकास, फिर विशेषताएं, फिर संशोधन, फिर कह रहा है महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इतनी की बात करें, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार की बात करें, तो इसको आपको पढ़ना कैसे है? आपको मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि ये वर्ड पढ़िए आप, ये पढ़िए आप, ये। क्लियर? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का यह टॉपिक करने से पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है? जैसे ऐतिहासिक की बात कर रहा है तो आप ये देखो ना, कह रहा है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है। क्लियर? इसका मतलब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सर जो यूरोपियंस हैं, जो कंपनियां हैं, ये यूरोपियन कंपनियां ये भारत में कब आती हैं। क्लियर? और किस प्रकार से वो भारत में कार्य करती हैं। क्लियर? तो व्यापार करते करते आखिर वह व्यापारिक एकाधिकार की लालसा कर बैठी। फिर से सिद्धांत दीजिएगा, आई थी वो व्यापार करने, लेकिन व्यापार में बड़े लाभ की आकांक्षा रख करके ये व्यापारिक एकाधिकार की बात कर बैठे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप व्यापारिक एकाधिकार को पाना चाहोगे तो आप याद रखिएगा, इसके लिए जरूरी होगा कि आपके पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आए। मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार आए। और इसी राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार को पाने की तमन्ना में यूरोपीय कंपनियां भारत में एक दूसरे से उलझ करके रह गई और इस उलझनों में सफलता ब्रिटेन को मिली। ब्रिटेन ने जब सबको बाहर कर दिया तो उसने कैसे बक्सर का वॉर लड़ा। 22 अक्टूबर 1764 को कैसे उसने बक्सर का वॉर लड़ा। और वॉर लड़ने के बाद जब उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध जैसी क्षेत्रीय सत्ता को पराजित करने के साथ साथ ही भारत के महामहिम बादशाह शाह आलम को भी पराजित कर दिया। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों को वह विवश करता है 1765 के इलाहाबाद की संधि के लिए। और जब इलाहाबाद की संधि आ जाती है
तो कंपनी की मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि मांगी हुई मुराद तो आप नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कि अंग्रेजों को जो नहीं चाहा था वह उनको मिल गया था। मतलब अगर आपसे कहा जाए तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें बेखबरी में सब कुछ मिल गया, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, उस इलाहाबाद की संधि ने उन्हें निश्चय ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दिया, या रेवेन्यू का राइट्स दे दिया। ठीक है, और जैसे ही वो रेवेन्यू का राइट्स पालाएंगे वैसे क्या बात आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू का राइट्स प्राप्त करने के बाद वह धीरे धीरे सही वहाँ की निजामत को बर्बाद कर देंगे। निजामत मतलब प्रशासन को वहाँ बर्बाद कर देंगे, और जब निजामत को बर्बाद कर देंगे तो इस देश की जनता की एक ऐसी मानसिक हालात को उत्पन्न कर देंगे। देश तो आप मत कहिए, आप कहिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध की बातें आप करिए। इन क्षेत्रों में ऐसी हालात उत्पन्न कर देंगे कि इन क्षेत्रों की जनता अपने शासकों से बेहतर मान बैठेगी इन विदेशी सत्ताओं को, और सबको पंगु जब ये कर रहे होंगे तो बच्चों उसी समय यूएस में आप कह सकते हैं कि अटलांटिक सी पर एक घटना होती है यूएस के अंदर, और यूएस के अंदर आज़ादी की लड़ाई चल रही होती है। या आप कह सकते हैं कि उनका स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है, या आप कह सकते हैं कि अमेरिका की क्रांति शुरू होती है। और अमेरिका की क्रांति की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। ठीक है, जैसे भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम होता है वो आप देख रहे हैं कि कब शुरू होता है। लगभग आप कहोगे कि रियलिटी अगर देखा जाए तो 85 में ही शुरू हो जाता है, 1885 में होता, और भारत को आज़ाद होते होते ठीक है 1947 लग गया। मतलब आप कह सकते हो अगर हम राउंड फिगर में ले जाए तो लगभग 70 साल हो गया। ठीक है, तो 65-70 साल के ये जो दौर है उसमें ये स्वतंत्रता संग्राम चला है। तो ठीक इसी प्रकार यूएस में भी चला था, और यूएस को इस बात का एहसास हो चुका था, ठीक है, कि बहुत जल्द ही उन्हें यूएस को खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम यूएस को जो खाली कर रहे हैं तो कहीं हमें भारत को भी न खाली करना पड़े, क्योंकि अमेरिका में जो व्यापार करने वाली कंपनी थी वो ब्रिटेन से ही थी, और ब्रिटेन की जो बेस्ट कंपनी है, ये बेस्ट कंपनी ने वहाँ पर कैसे शासन संचालित किया, कैसे वहाँ पर अत्याचार किया, और उस अत्याचारों का परिणाम था यूएस की आज़ादी की लड़ाई। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन चाहता था कि अगर उसके हाथ से एक बड़ा स्वामी निकल रहा है तो कम से कम स्वामीन को अपने हाथों से, स्वामीन मतलब भारत को, अपने हाथों से न जाने दिया जाए। और उनके सामने एक बात ये भी थी ब्रिटेन के लिए कि जो मे फ्लेवर नाम की शिप से जो लोग पहली बार ब्रिटेन से और यूएस को गए थे, और उन्हीं लोगों ने, मतलब हमारे ही लोगों ने हमारे विरुद्ध, ब्रिटेन के लोगों ने ही ब्रिटेन के विरुद्ध आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। तो ब्रिटेन की जो संसद है अब वो चाहेगी कि भारत में शासन करने वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे हम कंट्रोल कर लें, अन्यथा निश्चय मानिएगा कि एक दिन ये लोग अमेरिका के इतिहास को दोहराएंगे।
तो फिर ऐसी गलती ना हो, इसलिए ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको अब यहाँ से आगे पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? ठीक है, 1783 मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको तो पढ़ना ही है। लेकिन बच्चों वह कह रहा है कि आप इतना ऐतिहासिक आधार तो हमने आपको बता दिया ना, ऐतिहासिक आधार। फिर कह रहा है कि लेकिन आप यह तो बताओ कि इसका विकास कैसे हुआ भाई। ठीक है, तो बच्चों आप ये भी कहोगे कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 के अंदर, और उसके बाद 1786 का एक्ट आएगा, फिर 1793 का चार्टर्ड एक्ट आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि लगातार ब्रिटेन की जो संसद है, ये लगातार भारत के मामले में हस्तक्षेप करके और कंपनी शासन को रेगुलेट करती रही। ठीक है, और अंतोगत्वा 1813 आ जाएगा। जब 1813 आएगा तो वहां पर चार्टर्ड एक्ट आएगा, या 1813 का एक्ट आएगा, और उस एक्ट के तहत कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को छीन लिया जाएगा। हाँ, थोड़ी सी मोनोपोली चीन के साथ और चाय के व्यापार का जो संबंध था वो उनके पास ज़रूर रहा, लेकिन सब कुछ मोनोपोली छीन ली गई थी। और फिर आप देखोगे कि ब्रिटेन के हर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, या आप कह सकते हैं ट्रेड ग्रुप हैं, इन ट्रेड ग्रुप को भारत में आने की आज़ादी दी जाती है। फिर ईसाई मिशनरियों को भी यहाँ आने की आज़ादी दी जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चों 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, इस चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी के स्वरूप को ही समाप्त कर दिया जाता है। और अब उस कंपनी को उन्होंने क्या किया कि व्यापारिक अधिकार छीन लिया था और सत्ता का हाईली सेंट्रलाइजेशन कर लिया था। ठीक है, सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है ना, वह सत्ता का केंद्रीकरण 1833 के चार्टर्ड एक्ट में पूरा हो चुका था। बच्चों 1833 के चार्टर्ड एक्ट में भी हम देखेंगे कि तमाम परिवर्तन होगा, और जो बंगाल का या प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल था, उस प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को हमने किस प्रकार से, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, और उसके द्वारा पारित किए जाने वाले जो नियम थे वो एक्ट या कानून में बदल चुके थे। फिर ठीक इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे 1853 के चार्टर्ड एक्ट में, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी के शासन के अंत करने का संदेश आ रहा है इसके अंदर। और लगभग थोड़े दिन बाद, कोई 4 साल बाद, जब 1857 की रिवोल्ट होता है, तो ब्रिटेन की संसद को मौका मिल जाता है और कंपनी के प्रशासन को और, ठीक है, छीन लिया जाता है। और छीन करके किसे दे दिया जा रहा है? ब्रिटेन को दे दिया जाता है। फिर इसके बाद ब्रिटेन की संसद भारत पर प्रत्यक्ष शासन शुरू करेगी, और उसके लिए वह तमाम प्रकार के क्या करेगी? तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए तमाम संसदीय कानूनों को पारित करेगी, ठीक है, और भारत को वो ब्रिटिश इंडिया कह करके भारत को अपने एक प्रांत के रूप में बदल देगी। फिर बच्चों विकास के अंदर हमारी यात्राएं यही नहीं रुकती। 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट पढ़ना होगा, फिर 1861 की जो इंडिया काउंसिल एक्ट आएगा, उसके साथ जो आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एक्ट हैं,
आपको वो भी पढ़ना होगा। इसके बाद हमें फिर 1861 की जो कमियां हैं, इंडिया काउंसिल एक्ट की जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए पुनः हमको कहाँ आना पड़ेगा? आप कहोगे कि सर 1892 के इंडिया काउंसिल एक्ट में आना पड़ेगा। फिर इंडिया काउंसिल एक्ट लागू होने के बाद भारत में जो परिस्थितियां बिगड़ेंगी, उन परिस्थितियों में ही कौन सा लगभग 20 साल बाद एक एक्ट आ रहा है, और वह है भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उपजी हुई परिस्थितियों ने भारत के अंदर तमाम आंदोलन शुरू किए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन होम रूल आंदोलन भी था। और होम रूल आंदोलन लगातार भारत में मांग कर रहा था कि भारत में एक अकाउंटेबल या उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यह मांग को समाप्त कर दिया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने, और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का कानूनी रूप है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 के जो अधिनियम आएंगे उसमें तमाम कमियां रहेंगी। ठीक है, स्वराज पार्टी तमाम उलझने की बात करेगी, अड़ंगेबाजी की बात करेगी, और अंतोगत तो अलेक्जेंडर मूडी मैन कमेटी आएगी। अलेक्जेंडर मूडी मैन कमेटी के बाद साइमन आयोग आएगा। साइमन आयोग के बाद, ठीक है, उसकी संस्तुतियों पर एक और चीज़ होगा बच्चों, और वो क्या होगा? आप कहोगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, और उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो स्पष्टीकरण है, उसी स्पष्टीकरण का विकसित रूप भारत सरकार अधिनियम 1935 आएगा। ठीक है, और फिर हम लोग 1935 को पढ़ेंगे, और 1935 के बाद 1947 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको अगली बात ये करनी है कि जो भारतीय संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा, इन विशेषताओं के अंदर आपको पढ़ना होगा क्या कि भाई ये संविधान है, यह कहाँ फ्लेक्सिबल है, कहाँ रिजिड है, ठीक है, कहाँ एक गहरी नागरिकता है, ठीक है, क्यों ये गहरी नागरिकता दी गई, क्या संविधान के लोगों को, ठीक है, फेडरल बनाने में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों उन्होंने, ठीक है, फेडरल कम और यूनिटरी ज़्यादा बनाया। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इन विशेषताओं में पढ़ना है। फिर ये देखिए, संशोधन की बात भी करनी होगी, और आपको याद रखना होगा कि जो भारत में महत्वपूर्ण संशोधन है, इन संशोधनों पर भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें प्रीएम्बल पर भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हल करना होगा। और अब हमारे सामने आएगा संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ। ठीक है, फिर कह रहा है स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। तो जो सीधी सीधी सी बात है कि आपको इतनी बड़ी पेचीदगी में नहीं जाना है। ये जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी कुछ आपको बड़ा लग रहा होगा, काफ़ी मुश्किल सा दिख रहा होगा। आप सीधी सीधी सी बात कर दो कि देखो सर, यहाँ पर लिखा है संघीय ढांचा। क्लियर? फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे? तो सर आप इसके अंदर एक काम करोगे। क्या काम करोगे वो? तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर हम बताएंगे, ठीक है, कि जब भारत संघीय है, व्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें केंद्र सूची होगी, मतलब किसी भी शासन का विषय है उसमें 13 संबंध स्थापित होगा। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, ठीक है, पहली चीज़ तो आप याद रखें, लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, मतलब विधायिका की जो शक्तियाँ हैं उसकी बात कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव राइट्स क्या है, कार्यपालिका में क्या संबंध है केंद्र और राज्य के बीच। फिर इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, कि सर जो फाइनेंशियल रिलेशन है, इन फाइनेंशियल रिलेशन की स्थिति क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आप याद रखिएगा, फिर हम ये भी जान जाएंगे कि संघ और राज्यों के कार्य क्या हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या है। ठीक है, क्लियर? फिर ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, हम देखेंगे ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी देख लेंगे।
उसमें कैसे विवादों का निवारण तंत्र के संस्थान बनाए जाएंगे, मतलब कैसे कहा जाएगा कि भाई जो पावर होती हैं ये पावर कभी भी पावर मुख्यतः तीन ही होती हैं। एक्ट होता है लेजिस्लेटिव राइट्स, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, या लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स, फिर इसके साथ साथ एक और पावर आती है और वो है जुडिशरी पावर। फिर हम वहाँ पर देखेंगे इन तीनों पावर के बीच क्या संबंध है, ठीक है, और ये क्यों बनाई गई है, ठीक है, ये देखिए ना, क्लियर। और चुनौतियां हम देखेंगे कि कैसे आज लेजिस्लेटिव्स जो पावर हैं उसको एग्जीक्यूटिव प्रभावित कर रही है और कैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को प्रभावित कर रही है, ठीक है, सब मिलाकर के, ठीक है, जो एक घालमेल है इन संबंधों पर, ये हमारे लिए कैसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, इस पर भी बच्चों हमको देखना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ भारत में संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों से के साथ हमें तुलना भी करनी होगी, ठीक है। फिर हमको देखो ये भी करना होगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, मतलब जो सेंट्रल पावर्स है और जो हमारी ये स्टेट लेजिस्लेटिव्स हैं, ठीक है, उनकी संरचना क्या है, उनके कार्य क्या हैं और उनके कार्य संचालन के तरीके क्या हैं और उनकी शक्तियाँ और उनके विशेषाधिकार क्या हैं, और ये भी जानना होगा कि इससे क्या नई समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ हमको अगली भी बातें करनी हैं, और वो अगली बातें क्या करनी होंगी तो आप याद रखेंगे कि हमें जो अगली बात करनी है वह कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य के बाद के संदर्भ में बातचीत करनी थी। लेकिन बच्चों चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं आज आपका वीडियो यहीं पर रोक दूंगा। थैंक यू बच्चों, आपके पुनः एक स्वर्णिम कल की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्ते आप सभी को।